हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये बोर्ड लेवल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी रचना, कार्यविधि, सीमाएँ और उपयोग के बारे में एक लॉन्ग आंसर आ सकता है। इससे छोटे आंसर भी बनाए जा सकते हैं। तो आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन असल में एक ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से जितने भी भारी कण हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोटॉन है, अल्फा कण है, उनको उच्च ऊर्जा तक इसकी सहायता से त्वरित किया जाता है और उच्च वेग प्रदान किया जाता है। और इस हाई वेलोसिटी के आवेशित कणों का उपयोग जो होता है वो आगे किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि क्या कहाँ इसका उपयोग होता है। तो आगे है, लिमिटेशन है, उपयोग है। तो चलिए उस वक्त हम बताएंगे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसकी सीमाएं क्या है। तो पहले शुरू करते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है और इसका सिद्धांत क्या है और इसकी रचना क्या है और कार्यविधि क्या है। तो चलिए, हमने हेडिंग में ये लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है जो है उसे लिख लिया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक्चुअल में एक ऐसी मशीन है जो भारी कणों को, आवेशित कणों को, न्यूट्रल कणों को नहीं, आवेशित कणों को, जिस पे चार्ज होता है, हाई वेलोसिटी तक त्वरित किया जाता है। मतलब उच्च ऊर्जा प्रदान करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है। चलिए, तो यह एक ऐसी मशीन है, यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से भारी कणों जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, जैसे प्रोटॉन अल्फा कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करके, उच्च ऊर्जा तक त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है, मतलब उच्च ऊर्जा तक त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये है साइक्लोट्रॉन, ऐसी मशीन है जो आवेशित कणों को, जो भारी कण हो, क्यों हम लोग आवेशित कण लेते हैं ये भी है, न्यूट्रल का क्यों नहीं होगा। जैसे न्यूट्रॉन को नहीं, इससे हम लोग त्वरित कर सकते क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है। और क्यों भारी कण होते हैं उसकी सीमाएं भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। दूसरे हेडिंग हमारी क्या है? सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसके बाद सिद्धांत लिखने के लिए आ सकता है। तो आपने देखा कि साइक्लोट्रॉन मतलब यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से भारी कणों, जैसे मान लो प्रोटॉन, अल्फा और भी भारी कण हैं, को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करके को उच्च वेग प्रदान किया जाता है। सिद्धांत क्या है इसका? अभी हम लोग जब इसके रचना में और कार्यविधि में आएंगे तो बताएंगे कि मतलब क्या इसका प्रोसेस है। तो सिद्धांत में क्या है कि जो आवेशित कण होते हैं, मतलब साइक्लोट्रॉन जो है इस सिद्धांत पे काम करता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाला जो आवेशित कण होता है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाला जो आवेशित कण होता है वो ऊर्जा पर, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर, यानी कि वेग पर अर्थात, और उसकी त्रिज्या, घूमने की त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता है। तो साइक्लोट्रॉन इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक,
कि जो उसके घूमने की कोणीय आवृत्ति होती है या आवृत्ति, और चुंबकीय क्षेत्र में इसको घुमाया जाता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, दोनों परस्पर लंबवत रहेंगे। तो क्यों ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है अभी हम लोग देखेंगे। तो सिद्धांत क्या है कि जो घूमने की कोणीय आवृत्ति कह लीजिए या जो घूमने की आवृत्ति होती है कण की, आवेशित कण की, वो अब उसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, मतलब ऊर्जा पे, काइनेटिक एनर्जी पे निर्भर नहीं करता, इसका मतलब उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। और देखेंगे हम लोग उसकी रेडियस पे भी न निर्भर करने की वजह से ही इसका फ़ायदा होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो आगे हम लोग प्रत्यावर्ती विभवांतर है, उसका जो आवर्तकाल, इसके घूमने का आवर्तकाल मैच कराते हैं। अगर ये निर्भर करने लगेगा तो इसका आवर्तकाल और उसके घूमने का आवर्तकाल मैच नहीं होगा तो सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो पहले सिद्धांत है, क्या है वो लिख लेते हैं सिद्धांत। और दूसरी चीज़ है कि इसमें क्या है कि परस्पर लंबवत वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि परस्पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। जो परस्पर लंबवत होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता ली जाती है यहाँ पे, और उसकी सहायता से आवेशित कण को बार बार वैद्युत क्षेत्र में से गुजार कर उसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित करते हैं और उच्च वेग प्रदान करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज की वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका वेग बदलता तो है डायरेक्शन, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, क्योंकि उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज को केवल घुमा सकती है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकती। और स्पीड बढ़ाने वाला काम जो करता है वो विद्युत क्षेत्र करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में कोई पार्टिकल काम रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है क्षेत्र के डायरेक्शन में, और वो उस पर फोर्स लगेगा जिसका मतलब उस पर एक त्वरण काम करेगा जो उसको त्वरित करेगा। इसका मतलब उसको वेग को लगातार बढ़ाएगा। तो एक बढ़ाने का काम करता है, एक घुमाने का काम करता है। क्यों ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका सिद्धांत लिख लें, इसके बाद जो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पे कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाले आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति कह लीजिए या आवृत्ति कह लीजिए, है ना, कोणीय आवृत्ति कह लीजिए या आवृत्ति कह लीजिए ना। कोणीय आवृत्ति जो है कण की ऊर्जा जब ऊर्जा पर निर्भर नहीं करेगी तो वेग पर भी नहीं करेगी, तथा घूमने की त्रिज्या पर, है ना, कण की ऊर्जा पर, कण के वेग पर। जब ऊर्जा पर नहीं निर्भर करेगा तो कण के वेग तथा पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। कोणीय आवृत्ति कहिए चाहे आवृत्ति, निर्भर नहीं करती। इसका फायदा है क्या है आगे देखा जाएगा, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ना है। ठीक नहीं करती, अतः परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके
कि क्षेत्रों का उपयोग करके परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण को बार बार आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजार कर कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है ठीक, प्रिंसिपल है इसका। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाले आवेशित कण की पूरी आवृत्ति या सिंपल आवृत्ति कण की ऊर्जा, वेग तथा पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते। अतः परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजार कर कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है ठीक, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है इसके अब संरचना पे चलते हैं और उसके कारण बताते हैं कि क्यों इसको मतलब इसकी संरचना क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि इसमें लंबवत चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, देखिए जैसे कोई चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक, मान लो मास m है तो इस फोर्स के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होकर फोर्स QE होता है और इस त्वरण की वजह से इसका वेग लगातार बढ़ता है। ठीक, तो इसका वेग जो है लगातार बढ़ने के लिए इस चार्ज को ज़्यादा समय तक मतलब इसके अंदर रहना पड़ेगा। यानी कि अगर ज़्यादा समय तक जब इस चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो इसका वेग बहुत अधिक बढ़ सकता है। जितना अधिक रहेगा उतना अधिक इसका वेग रहेगा। तो चूँकि जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ तक रहेगी तहाँ तक चार्ज पे फोर्स लगेगा और तहाँ तक ये त्वरित होकर के वहाँ वेलोसिटी जैसे इसके आगे बढ़ेंगे इसके फोर्स लगना बंद, इसका वेग बढ़ना बंद हो गया। इसका मतलब है इसका हाई वेलोसिटी तक इसके वेग को उच्च वेग तक प्राप्त कराना है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी, यानी कि चार्ज को बहुत दूर तक चलाना पड़ेगा तभी तो हाई वेलोसिटी अर्जित करेगा। जैसे कि हम वेग का फार्मूला होता है, एक ये होता है u² 2as,
यानी इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा दूरी तय करे। कण कितना दूर चले, ज़्यादा, जितना अधिक दूरी तय करेगा उतना अधिक इसका वेग बढ़ेगा। और एक सूत्र ये होता है u+at। इसका मतलब है कि वेग अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादा समय तक रहेगा तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, जितना अधिक टाइम ले रहेगा उतना अधिक उसका वेग बढ़ेगा, और जितना दूर तक चूंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में रहेगा उतना अधिक उसका वेग बढ़ेगा। इसका मतलब है दूरी ज़्यादा कवर करेगा तभी इसका वेग बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हमको दूरी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी और दूरी तक लेना पड़ेगा। तो आप तो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि यस अगर हम बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहीं तक है और यस हम बढ़ा देंगे तो जानते हो E बराबर होता है V/d। तो जब ये बहुत अधिक हो जाएगा तो ये घट जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला फोर्स घट जाएगा, तो वो उसको त्वरित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके वेग को बढ़ा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक समस्या ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके वेग को बढ़ाएगी, लेकिन कब? जब वो ज़्यादा समय तक उसके भीतर रहे या ज़्यादा दूरी तक उसके भीतर रहे। तो हम बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ा ले नहीं सकते, इसके लिए हमारा जो उपकरण होगा बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना अधिक दूर चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही इसका वेलोसिटी बढ़ेगी, उतना ही वो त्वरित होगा। तो इससे समस्या ये हो गई कि ये उपकरण बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, ताकि बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी, तब जा कर के इसका वेग बढ़ा पाएगा। ठीक, एक समस्या थी, इसीलिए उपकरण को ऐसा चुना गया। और एक चीज़ और है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो कण के वेलोसिटी को न बढ़ाता है न घटाता है, बल्कि कांस्टेंट रखता है, यानी केवल घुमा सकता है। उसका काम केवल उसकी सहायता ली जाती है केवल घुमाने के लिए, उसकी सहायता ली जाती है केवल घुमाने के लिए। एक है जो उसके वेग को बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि दूरी अगर ज़्यादा लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी लेनी पड़ेगी और उपकरण बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। तो ज़्यादा समय तक रखा जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा समय तक रहे और दूरी भी ज़्यादा चले, लेकिन एक ही स्थान पे चले। तो इसके लिए क्या किया गया कि दो जो है खोखले धातु के बने निर्वातित खोखले चेंबर लिए गए, स्फेरिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को परस्पर क्या रखा गया? लंबवत रखा गया। और एक चैम्बर खोखले ले लिए गए और जो डी के आकार के थे, मतलब इस तरह से बीच में थोड़ा गैपिंग थी, ऐसे और ऐसे, मतलब सर्कुलर ले लिए गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या, मैग्नेटिक फील्ड को कागज के तल में मान लीजिए हम लंबवत रख दिए यहाँ पे अंदर की ओर। अब इसमें क्या है, और अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज को घुमा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चार्ज को घुमा सकती है, लेकिन उसके वेग को नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलने लगे तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स जो होता है चार्ज के मोमेंट के हमेशा लंबवत लगता है। अगर वो लंबवत प्रवेश कराएंगे तो उसको सर्किल में घुमाएगा। और तो उसका तो फायदा हुआ कुछ नहीं, वो केवल घुमा सकता है, ये बढ़ा सकता था। लेकिन अब इसके लिए प्रॉब्लम ये थी कि फील्ड लंबी लेनी पड़ेगी, बड़ी फील्ड लेनी पड़ेगी, यानी चार्ज को ज़्यादा दूरी तय करके ही उसके वेग को बढ़ाया जा सकता था। तो दूरी ज़्यादा ले लेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक नहीं है तो ये घट जाएगा, तो वेग नहीं।
तो हम ऐसा उपकरण चुने ताकि वो दूरी भी ज़्यादा चले घूम करके, ठीक, वो दूर मतलब ऐसा चले कि वो घूम करके चले, मतलब ऐसे चले। देखिए दूरी भी ज़्यादा चलेगा, एक ही जगह चलेगा और ज़्यादा समय तक रहेगा। रेखीय रूप से ना चल करके वो क्या करे, घूम कर चले ऐसे ऐसे। तो देखिए कम स्थान भी हो गया, दूरी भी चलेगा ज़्यादा, ठीक, और ज़्यादा समय तक भी रहेगा। तो ज़्यादा समय तक और ज़्यादा दूरी दोनों के कारण वेग बढ़ सकता था। तो ऐसा उपकरण लिया गया कि उसमें आवेशित कण जो है एक ही स्थान के सेंटर मान करके कि चारों ओर तक लगातार घूमे, ज़्यादा देर तक भी रहे और ज़्यादा दूर तय भी करे, ताकि वो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम तक बढ़ जाए। तो घूमने के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया गया। विद्युत क्षेत्र का उपयोग तो केवल उसको एक्सेलरेट करने के लिए किया गया, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग इसलिए किया गया कि चार्ज एक ही स्थान पर बार बार घूमे। मैग्नेटिक फील्ड का बस इतना ही काम है कि चार्ज को घुमाता रहे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को क्या करे, एक ही स्थान पे बार बार घुमाता रहे ताकि उसकी दूरी भी बढ़ती रहे। ऐसा नहीं कि एक ही पथ पे लगातार उसकी त्रिज्या बढ़ती जाए घूमने की, है ना, और ज़्यादा समय तक भी रहे। तो इसीलिए उससे एक सर्कुलर पात्र लिया गया, खोखला बर्तन लिया गया, ठीक, उस जो देखने में कैसे थे, डी के आकार के लिए, जिसको हम लोग मान लीजिए D1 D2 कहते हैं। ये D1 हो गया और D2, इसको डीज भी कहा जाता है, डीज कहते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कागज तल के लंबवत रख दिया गया, मतलब ये उसका टॉप व्यू है। जो संरचना साइक्लोट्रॉन की एक टॉप व्यू है, दो खोखले चैम्बर होते हैं, बर्तन होते हैं, धातु के होते हैं, खोखले होते हैं, उसका केवल इस रेखा चित्र है, ये 3 डायमेंशनल होता है, अंदर जगह होती है, ठीक। और मैंने उसका टॉप भी दिखाया, मतलब आप ऐसे होता तो आप ऐसे देखेंगे ऊपर वाली चीज़। इसे फिर क्या किया जाता है कि दोनों को एक हाई प्रत्यावर्ती विभवांतर से जोड़ दिया जाता है। दोनों को क्या करते हैं, हाई प्रत्यावर्ती विभवांतर से जोड़ देते हैं, जिसका विभवांतर करीब 10,000 वोल्ट होता है और फ्रीक्वेंसी करीब 1 लाख होती है पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 लाख चक्कर, मतलब इतना फास्ट घूमेगा, मतलब 1 सेकंड में 1 लाख चक्कर घूम जाएगा, मतलब इतनी फास्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। और बहुत हाई वोल्टेज का प्रत्यावर्ती विभवांतर लिया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी का प्रत्यावर्ती विभवांतर लिया जाता है। और प्रत्यावर्ती विभवांतर का जो लेने का फ़ायदा क्या होता है कि इसकी जो पोलैरिटी होती है, जैसे कि अगर एक डीसी वोल्टेज हो तो उसका जो ध्रुव होता है प्लस माइनस का, वो फिक्स होता है, मतलब है कि वो नहीं बदलता। लेकिन प्रत्यावर्ती विभवांतर और प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो एक निश्चित समय के बाद उसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यानी कि विभवांतर में देखिए 2 ध्रुव होते हैं ना, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जैसे कि इसको अगर हम आरोपित करते हैं बैटरी, जैसे डीसी बैटरी होती है ना, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलता है, ये लो से हायर, मतलब इधर से इधर चलता है और करंट इसके उल्टे बहती है। तो इसका पोलैरिटी फिक्स होता है, डीसी वोल्टेज जो होता है। लेकिन जो एसी वोल्टेज होता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर जो होता है, उसकी पोलैरिटी एक निश्चित समय के बाद बदलती रहती है। एक टाइम पीरियड जो फिक्स होता है, एक टाइम पीरियड के बाद जिसका ग्राफ ऐसे होता है, मतलब एक बार वो प्लस पोटेंशियल पे होता है, दूसरी बार नेगेटिव पोटेंशियल होता है, फिर प्लस। एक टाइम, एक निश्चित समय के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है।
यानी कि यही जो प्लेट है, एक बार अगर पॉजिटिव है तो दूसरी बार नेगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव तो नेगेटिव, लेकिन टाइम पीरियड के बाद, एक समय अंतराल के बाद, है ना। मतलब वो अपने पथ को दोहराता है, एक तरह से कह लीजिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा और करेंट विभवांतर होता है वो अपने को रिपीट करता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद। समय के साथ उसके मान क्या होते हैं, परिमाण बदलता रहता है ना, अपने को बदलते हैं और एक निश्चित समय के बाद फिर उसी मान से प्रारंभ हो जाते हैं। तो प्रत्यावर्ती विभवांतर एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देता है। मतलब प्लस है, ये माइनस, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमको, इसके वजह से क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक, अब मान लीजिए किसी क्षण अगर ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसका एक प्लेट जो है इधर D1 जो है पॉजिटिव से जुड़ा है और D2 जो है इसके नेगेटिव ध्रुव से जुड़ा है, और मान लीजिए इस गैप में आयन स्रोत की सहायता से कोई भारी कण यहाँ पे रख दिया जाता है। अब देखिए इसकी गैपिंग बहुत कम हो गई, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगेगी और किधर से किधर लगेगी, देखिए प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा जो इसको चार्ज को इधर धकेलेगा। ठीक, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगती है, प्लस से माइनस की ओर, तो वो चार्ज को क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा और चार्ज बड़ी तेजी से ये इस डायरेक्शन में भागेगा। अब जैसे ही अंदर आएगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गैप में नहीं है, कहाँ गैप में, तो ये काम कर रही है यहाँ पे आते ही उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लगने लगती है। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अंदर की ओर है, चार्ज इधर मूव कर रहा, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ये इसलिए लगाया गया है ताकि ये इसको घुमा करके फिर यहीं ला दे, ताकि ये इसमें घूमे और लंबे समय तक घूमे और लंबे समय तक चले, तो दूरी भी ज़्यादा तय हो जाती है और समय तक रहेगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक, तो जैसे इसके अंदर ये आता है तो इस पर फोर्स लगाने लगता है और ये घूम करके फिर यहाँ आ जाता है। ठीक, जैसे यहाँ जितने समय के बाद ये यहाँ आता है, ये मतलब इसी से सिंक्रोनाइज होता है, जो इसका आवर्तकाल होता है आधे चक्र का, ठीक उसके तुलना इसका आवर्तकाल होता है। ऐसा इसकी फिक्सिंग की गई रहती है कि जैसे हर आधे चक्र के बाद इसके लिए क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि आधा पॉजिटिव हुआ, फिर आधे चक्र के लिए तो नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे ये यहाँ आता है इसकी पोलैरिटी चेंज, ये माइनस और ये प्लस हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट गई और यहाँ पे आते इस पे एक तीव्र फोर्स लगता है, क्योंकि हाई वोल्टेज का है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए फोर्स भी बहुत लगता है, तो बहुत तेजी से ये यहाँ आता है। अब क्या, जब ये आ करके क्या इसी पथ का अनुसरण करेगा कि और दूरी पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है, एक सूत्र है सर्कुलर पाथ का, mv/qb, mv/q। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो उसे फोर्स लगा था, उसी वेलोसिटी से यहाँ तो उसका वेग बढ़ा नहीं कि उसकी डायरेक्शन घूम गई। यहाँ पे फिर फोर्स लगा तो उसका वेग बढ़ा होगा, ज़रूर बढ़ा होगा। यहाँ पे कुछ और वेग था, जब यहाँ आया फिर उस पर फोर्स लगा तो उसका वेग क्या होगा, पहले से बढ़ गया। जब वेग बढ़ गया तो उसके घूमने की पथ की रेडियस भी बढ़ जाएगी,
जब बढ़ी जाएगी तो वो बड़ी रेडियस के पथ पे घूम के यहाँ आएगा, यहाँ। फिर जैसे ही यहाँ पे आधा चक्र करके आता है, फिर यहाँ पे इसका वो बदल जाता है, ये प्लस हो जाता है और माइनस। पोलैरिटी इसका जो टाइम पीरियड है आधे घूमने का, जस्ट इसका डबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम पीरियड ना रेडियस पे निर्भर करता है ना वेलोसिटी पे, तो पथ कोई भी हो, वेग कोई भी हो, टाइम पीरियड फिक्स रहता है इसमें। तो फिर इस पे एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस से फोर्स, उसका वेग और बढ़ जाता है। जैसे ही अंदर आता है इस पर मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगता है और इसके पथ को फिर क्या कर देता है, घुमा देता है। और बार बार ये वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो बार बार इस पर फोर्स लगता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके घूमने का पथ भी बढ़ता जाता है। ये क्रिया बार बार होती है और ये इस तरह से ऐसे घूमते हैं, घूमते घूमते लास्ट में जब इसके परिध पे आता है ये पात्र के, तो यहाँ पे इसके परिध से सटा हुआ एक गैप होता है, यहाँ एक व्यवस्था होती है, उससे इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी सिद्धांत में हमने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की सहायता जो इसको सर्कुलर पाथ प्रदान करता है। अब देखिए, एक छोटे से स्थान में ये बहुत दूरी भी ज़्यादा तय कर लिया और ज़्यादा समय तक भी इसके अंदर रहा, ज़्यादा समय तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा, इसलिए इसका वेग लगातार बढ़ता जाता है और हाई वेलोसिटी जब हो जाती है तो इसे बाहर निकाल लिया जाता है और उसका जो उपयोग करना होता है किया जाता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना, वेलोसिटी में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है इसके वेग को बार बार बढ़ाना। और ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर हम सीधा अरेंजमेंट लेंगे, इसको सीधा चलाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी लेनी पड़ेगी, पाथ बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग नहीं था कुछ सीधे पाथ में। लेकिन अब रही बात कि इसको एक ही स्थान पे घुमाया जाए, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग ले लिया गया कि वो उसको घुमाएगी, और इसके घूमने का जो टाइम पीरियड है और जो प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका टाइम पीरियड जो है आपस में मैचिंग होता है। और देखेंगे कि इनका जो घूमने की आवृत्ति होती है या टाइम पीरियड होता है, ना वो काइनेटिक एनर्जी पे निर्भर है, ना बी पे, ना आर पे, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो 2πm/q भी होता है और आवृत्ति जो होती है वो qv/2πm होता है। जाहिर सी बात है, बार बार इसकी जो स्पीड बढ़ रही है, बार बार ये बड़े पथ पर घूम रहा है, तो देखिए v बढ़ रहा है तो r बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, इसके फार्मूले में ना v है ना r, क्योंकि शुरू में ही इनके घूमने का जो टाइम पीरियड होता है इसके टाइम पीरियड से मैच कराया जाता है। तो अगर टाइम पीरियड या आवृत्ति जो होती है v और r पर डिपेंड करती, तो जब v का मान बढ़ जाता, r का मान बढ़ जाता, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है इसके घूमने का, और इसका टाइम पीरियड बढ़ा नहीं सकते, उसका फिक्स होगा। जब इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ये इससे मैच नहीं कर पाएगा, तो जब मैच नहीं कर पाएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? पता चला कि चार्ज घूम कर भी जब यहाँ पहुँचा तो इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाई। चार्ज घूम के यहाँ पहुँचा तो इसे प्लस होना चाहिए और इसे माइनस होना चाहिए। पता चला ये माइनस से रहा और ये प्लस रहा, तो ये इधर घूमने की बजाय इधर घूमेगा। इसीलिए इसी फायदा का उपयोग किया जाता है। सिद्धांत में हम लिखेंगे कि जो घूमने की आवृत्ति होती है आवेशित कण की, वो वी आर और काइनेटिक एनर्जी पे निर्भर नहीं करती। अगर ऐसा करते तो निश्चित रूप से हम इस मशीन को इस तरह से नहीं बना पाते और उसके वेग को नहीं बढ़ा पाते। ठीक, तो इसलिए इसका और इसके घूमने का टाइम पीरियड पहले मैचिंग किया जाता है। अगर ये डिपेंड करती तो इसका टाइम पीरियड कुछ और, इसका टाइम पीरियड कुछ और। जब ये इसको पोलैरिटी चेंज करना होता तो ये नहीं कर पाता,
तो इसीलिए ये घूम नहीं पाता इसके अंदर। जब घूम नहीं पाता तो हम इसके वेग को नहीं बढ़ा सकते। ठीक, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम इसको रेखी चाल से चला करके अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके वेलोसिटी को बढ़ाएं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लेना पड़ेगा, दूरी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो उपकरण बनाना संभव नहीं था। हाँ, ज़्यादा समय तक रखना पड़ता, वो तो ठीक है बात। यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाने से, मैग्नेटिक फील्ड के सहयोग से ऐसा सिस्टम बनाने से ये फ़ायदा हो गया कि आप दूरी भी ज़्यादा चला रहे हैं गोल गोल उसी पात्र के अंदर, और ज़्यादा समय तक उसको रख रहे हैं और बार बार एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको घुमा रहे हैं, फील्ड भी नहीं बढ़ानी पड़ रही है। ठीक, तो ज़्यादा दूर भी चला घूम घूम करके, ज़्यादा समय तक भी रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, इसलिए वो बार बार त्वरित होता है। इसके हर चक्कर में स्पीड बढ़ती जाती है और एक बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। और यहाँ पे तो भारी कण लिया जाता है, और भारी कण क्यों लिया जाता है इसका लिमिटेशन भी है, वो भी हम लोग देखेंगे कि भारी कण क्यों लिया जाता है, इसके उपयोग क्या है, ये चीज़ आगे है। पहले अब इसका रचना और कार्यविधि देख लेते हैं, तो फिर उपयोग आएगा तो वहाँ उसकी चर्चा करेंगे, लिमिटेशन आएगा तो वहाँ उसकी चर्चा करेंगे। हमने सिद्धांत और ये मशीन काम क्या करती है वो बता दिया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को भारी कण जैसे प्रोटॉन होता है और अल्फा कण है, और भारी कणों को ये क्या है, उच्च ऊर्जा प्रदान करके उच्च वेग प्रदान करती है, एक ऐसी मशीन होती है। सिद्धांत हमने बताया कि ये इसकी घूमने की जो आवृत्ति होती है ना इसकी ऊर्जा पे निर्भर करती है, ना इसके पथ की रेडियस पे, ना वेग पर, जिससे इसका आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल डिस्टर्ब ना हो पाए। ठीक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग केवल चार्ज को घुमाने के लिए किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए किया जाता है, और दोनों परस्पर होते हैं लंबवत। देखिए ये अंदर की ओर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की होगी डायरेक्शन या इधर की होगी, तो परस्पर क्या है, दूसरे के लंबवत। चलिए इसका फिगर बहुत बढ़िया से बना देते हैं। टॉप व्यू है ना। तो डी आकार का दो खोखले जो है धातु के खोखले बने चेंबर होते हैं, जो देखने में कैसे लगते हैं, डी के जैसे लगते हैं। देखने में कैसे, जो देखने में डी के जैसे लगते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। तो देखिए ये जो है इस तरह का होता है, ये हालांकि इसमें ऐसा भी व्यवस्था होती है कि ऐसा हो, तो हमें अंदर का वो नहीं दिखाना है ना, केवल हम एक रेखा चित्र बना रहे हैं इसका कि ऐसे शक्ल का होता है। इसमें ऐसा भी होता है, ऐसे बना देते हैं, ऐसा लगे कि थोड़ा सा वो है। ठीक, या चलिए देख लीजिए ऐसा ही होता, तो ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, सामने वाला ये भले बना देते हैं। और एक दूसरा डी होता है, वो भी इस तरह का होता है। ठीक, हम लोग D1 D2 कहते हैं। ये देखने में डीज जैसे होते हैं, टॉप व्यू है ऊपर। और इनको एक हाई वोल्टेज के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है। उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जुड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट होता है, यस ले लेते हैं सेंटर पे, और आयन स्रोत से मतलब है कि यहाँ पे पुट कर दिया जाता है किसी तरीके से चार्ज को। जो भारी कण होते हैं, प्रोटॉन हुआ, अल्फा कण हुआ, है ना, जो भी भारी कण चार्जेबल होते हैं, आवेशित भारी कण जो होते हैं, यहाँ पे उसको रख दिया जाता है। ठीक, हमने
हमें इसका वो बना ही दिया है, बता ही दिया है, तो इसलिए हम जो इसको बना देते हैं। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, एक बार ये प्लस है, माइनस प्लस होता रहता है। ये प्रत्यावर्ती, इसकी पोलैरिटी एक निश्चित समय अंतराल के बाद चेंज होती रहती है। सॉरी, अंदर आता है फिर ऐसे घूम करके लगातार इसका पथ की रेडियस बढ़ती रहती है। और इसकी रेडियस जो होती है इस बर्तन की रेडियस के बराबर होती है, क्योंकि जब इसके परिध पर ये पहुंचता है, जब इसके परिध पर ये पहुंचता है तभी इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इसके परिध पर जब ये पहुंचता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जब एकदम परिध में सटा करके जब पहुंचता है तो इसे चलिए एक चक्कर और ले लेते हैं। हालांकि आप लोग देखिए, लास्ट चक्कर मत लीजिएगा, है ना। सटा करके इसे बाहर निकाल लिया जाता है। गाढ़ा कर दें। आप लोग ऐसा ही बनाइएगा, यही लास्ट वाला जो है मत दिखाइए, क्योंकि ये दिख रहा है पूरा ये लास्ट वाला स्पॉट में मिटा देता है, एक ही दिखा है। इसी को ले जाकर ठीक, तो ये इसकी रचना हो गई। रचना में लिख देते हैं, यहाँ पे ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर, और इनको D1 D2 है जिनको डीज कहा जाता है। तो इसके बारे में लिख लें कि साइक्लोट्रॉन धातु के बने निर्वातिक, ये खोखला होता है अंदर से, साइक्लोट्रॉन धातु के बने निर्वातिक खोखले चेंबर होते हैं, एक तरह से चेंबर होते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर D के जैसे बने होते हैं, जो
के अक्षर बी के जैसे बने होते ना, इसीलिए इन्हें डीज कहा है। डीज मतलब डीज करते हैं। ठीक, D1 D2 से D1 और D2 से एक उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज जुड़ा होता है। उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर जुड़ा होता है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है बी अंदर की ओर, मतलब अंदर होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अंदर की ओर जुड़ा होता है। और लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, क्षेत्र की दिशा ना डीज के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर होती है। जैसे डीज ऐसे रखा होता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से लंबवत नीचे की ओर होती है। नीचे से ऊपर नहीं होते, ऊपर तो वो भी ठीक है। अगर ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो बशर्ते घूम इस तरह से घूमे, ऐसे घूमे, इधर से कहीं निकले तो डायरेक्शन। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है डीज के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर, डीज के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। टॉप भी है ऐसे हो। तो ये उसका था, रचना था। अब इतना बहुत है, क्या करेंगे। चैम्बर है, लीक ऐसा है, खोखला है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड आरोपित कर देंगे जिसके डायरेक्शन नीचे। ये उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर 10,000 वोल्ट का विभवांतर होता है। फ्रीक्वेंसी 1,00,000 हर्ट्ज होती है लगभग। बहुत हाई वोल्टेज रखा जाता है ताकि हमें कण को क्या करना होता है, त्वरित करना होता है। ठीक, अब है इसका कार्यविधि और आवश्यक सूत्र। कार्यविधि और आवश्यक मैग्नेटिक फील्ड को केवल चार्ज को घुमाने के लिए किया गया और इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया गया। इसके टाइम पीरियड के बाद इसका पोलैरिटी बदलता रहता है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान का और q चार्ज का है ना, मतलब एक काम भारी आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m और आवेश q। आयन स्रोत की सहायता से यहाँ लिखेंगे कि आयन स्रोत जो आयन देता, स्रोत की सहायता से एक भारी कण, भारी कण मतलब है, एक की बात करते हैं जिसका द्रव्यमान m व आवेश q हो, है ना, q हो,
डीज के बीच में बिंदु यस पर रखा जाता है, बिंदु यस पर रखा जाता है। ठीक, बिंदु यस पर रखते ही क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि इस क्षण जैसे ही रखे जाते हैं कि माना इस क्षण जो है d1 प्लस पे हो और d2 क्या हो, माइनस पे हो, तो लिखेंगे कि माना इस क्षण d1 माना जो है इस समय d1 जो है प्लस विभव पर तथा d2 क्या हो, निगेटिव विभव पर है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका भी रहने दीजिए, एक लाइन और है। तो जब ये प्लस विभव पर हो और ये माइनस विभव पर हो तो क्या होगा, यस चार्ज पर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी इधर से इधर। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण ये आवेश क्या होगा, त्वरित होगा, मतलब इस पर एक फोर्स लगेगा, है ना। तो d1 से dt को एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ लिखेंगे तो d1 से d2 की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण आवेशित कण पे वैद्युत बल का कार्य करता है, जिसके कारण आवेशित कण पर एक विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है। और आवेशित कण क्या होता है, d1 से d2 की ओर त्वरित होता है, अतः आवेशित कण d1 से d2 की ओर त्वरित होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे लिखते हैं। चलिए, अब लिखेंगे कि जैसे ही बॉक्स के अंदर जाता है तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब लिखेंगे परंतु लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परंतु लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार हो जाता है। आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है। आवेशित कण का पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है और आधे चक्र में घूम जाता है, वृत्ताकार हो जाता है और घूम जाता है। ठीक, और वह आधे चक्र में ही क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। आवेशित कण का पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है, मतलब वो घूम जाता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है और आवेशित कण घूम करके जैसे ही d2 से d1 की ओर, है ना, d1 की दिशा में आता है, मतलब घूमकर जैसे ही d1 की दिशा में होता है, घूम तो जाता है
D1 की दिशा में आता है, मतलब इधर, जैसे ही D1 की दिशा में आता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर के जो पोलैरिटी बदल जाती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की ध्रुवता बदल जाती है। प्रत्यावर्ती, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज होता है, इसका आवर्तकाल इसके आवर्तकाल से। प्रत्यावर्ती विभवांतर की ध्रुवता बदल जाएगी। ध्रुवता बदल जाएगी तो पुनः आवेशित कण पे क्या हो जाता है, पुनः आवेशित कण पर D2 से D1 की ओर अब क्या होता है, पुनः D1 की ओर वैद्युत बल कार्य करने लगता है, क्योंकि अब विद्युत क्षेत्र इधर हो गया ना, तो कण पर D2 से D1 की ओर विद्युत बल कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। और आवेशित कण D1 से D2 से D1 की ओर त्वरित हो जाता है। और त्वरित होकर के ना इसकी रेडिया ऐसा नहीं है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये बड़े पथ पे त्वरित हो जाता है और वेग बढ़ जाने से ये बड़े रेडियस के पथ पर घूमने लगता है। बड़े पथ के रेडियस पे क्या करता है, घूमने लगता है, त्वरित हो जाता है और वेग बढ़ने के वजह से ये बड़े रेडियस के पथ पर घूमने लगता है, जिससे इसका वेग बढ़ जाता है और बड़े त्रिज्या के पथ पर घूमने लगता है और घूमता है। ठीक, अब यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। यही क्रिया जो है बार बार दोहराई जाती है। ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है और चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, अतः चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र से आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजार करके आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र में से गुजार कर आवेशित कण को कुछ ऊर्जा तक त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है। उच्च वेग प्रदान किया जाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ आवश्यक सूत्र। क्या है आवश्यक सूत्र? तो ये था। अब इसकी क्रियाविधि आप अगर मान लो समझा दें, तो एक बार हमने समझाया, एक बार लिखाते हुए समझाया, तो आप इसकी समझ गए हैं तो अपनी भाषा में जो है लिख सकते हैं। इसका फिगर बढ़िया बना देना। अब आवश्यक सूत्र है कि आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा के लिए कण का वेग अधिकतम होना चाहिए ना।
आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा के लिए कण का वेग क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है जिससे उसको बाहर निकाल लिया जाता है। चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, किया जाता है जब इसे निकाला जाता है तो वो कण एकदम परिध पे जब एकदम सटा हुआ घूमता है, यानी कि जब हम रेडियस लेंगे, ये बाद वाली रेडियस लेंगे, जब उस समय उसको मैक्सिमम वेग होगा तो रेडियस क्या होगी? इसकी डी की होगी, यानी इसका जो रेडियस होगा सेंटर से यहाँ तक का वो क्या है? स्मॉल आर होगा, है ना, रेडियस। तो प्रदान किया जाता है और उसे क्या करते हैं, फिर उसे बाहर निकाल लिया जाता है, बीज में बनी खिड़की से बाहर निकाल लिया जाता है ना। तो ये लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, हमारा जो मेन काम था कि कैसे उसको, मेन यहाँ पे यही है कि कैसे निकाला जाता है, कहाँ क्या किया जाता, तो नहीं, मेन काम था उसको त्वरित कैसे किया जाता है, फिर से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, अधिकतम ऊर्जा आवेशित कण के अधिकतम ऊर्जा आवेशित कण के अधिकतम ऊर्जा के लिए कण का वेग अधिकतम होना चाहिए तो है। अब आवेशित कण को भी, अब दूसरी बात है कि इसको वृत्तीय पथ पे घूमने के लिए इस पे एक आवश्यक अंतिम बल चाहिए, तो वही लिखेंगे कि डिस्क के भीतर आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा दिया जाए। चुंबकीय बल से क्या होता है? प्राप्त। ठीक, चलिए अब क्या है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं आप तो डायरेक्ट उसकी रेडियस, तो वी मैक्स होना चाहिए ना, और रेडियस मान लेते हैं उसकी परिध की आर है, जहाँ पे बीस की जो रेडियस क्या है? आर, आर बीस की रेडियस है ना, आर क्या है, और आवेशित करके अधिकतम ऊर्जा के लिए कण का वेग अधिकतम होना चाहिए, तभी तो। और यहाँ से Q B मैक्स हो जाएगा, यही ना, तो एक बी मैक्स से मैक्स से कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एम बी मैक्स अपॉन क्यू बी, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम डी मैक्स की बात करें तो डी मैक्स क्या हो जाएगा? आर डी एम,
आर मैक्सिमम भी हो सकता है, आर मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। अब हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, तो हाफ एम डी मैक्स स्क्वायर, तो हाफ एम और बी मैक्स स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर, यही ना, एक एम कट गया, के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आर मैक्सिमम स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि उसका आवर्तकाल क्या होना चाहिए, हमारे प्रत्यावर्ती विभव का आवर्तकाल। तो जाहिर सी बात है कि वो बार बार बीज के अंदर आधा चक्र ही कर रहा है ना। देखिए इसमें जा रहा था आधा चक्कर, फिर इसमें आ रहा था आधा चक्कर, आधा चक्कर, रेडियस बढ़ती जा रही है क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और v और r के बढ़ने से उसके आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसके घूमने का आवर्तकाल और इसके पोलैरिटी बदलने का आवर्तकाल सेम होना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या है कि जिसे प्रत्यावर्ती विभवांतर के एक पूर्ण चक्र में दो अर्ध चक्र होते हैं, एक ऋणात्मक नेगेटिव अर्ध चक्र होता है और एक पॉजिटिव अर्ध चक्र होता है ना। यानी एक पूरे चक्र में दो अर्ध चक्र होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मान लीजिए जैसे इनके दो बिंदुओं के बीच अगर लगाया जाए, दो बिंदुओं के बीच अगर लगाया जाए, तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक। फिर दूसरे ऋणात्मक अर्ध चक्र जब आता है, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ये सिरा पॉजिटिव हो जाता है और ये सिरा नेगेटिव हो जाता है। यानी एक पूर्ण चक्र में इसकी ध्रुवता दो बार, एक पॉइंट दो बार, एक बार ऋण होता है धन और एक बार ऋण होता है धन, मतलब ये पूरा एक टाइम पीरियड। तो इसके आधे चक्र में, कहने का मतलब हम लोग प्रत्यावर्ती विभवांतर एसी करंट आगे पढ़ने वाले हैं, जब ये धनात्मक होता है तो एक सिरा जैसे ये धन होता है, दूसरा ऋण होता है, ठीक। तो ये आधा घूम जाता है, तो दूसरे आधे चक्र के लिए जब ये धन हो जाता है और ये ऋण हो जाता है, तो ये पूरा एक चक्र होता है। इसका मतलब है कि जब ये एक पूरा चक्र करता है तो इसका जो आधे के घूमने का जो आवर्तकाल होता है, इसका आवर्तकाल जस्ट उसका दूना होगा। अगर इसके आधे का जो आवर्तकाल होगा, आधे का आवर्तकाल का जस्ट दूना आवर्तकाल इसका होना चाहिए, है ना। अगर इसके आधे चक्र का आवर्तकाल जो है उसका डबल इसका होना चाहिए, है ना। तो इसका आवर्तकाल, वही कहने का मतलब इसके पूरे चक्र का जो आवर्तकाल है इसके आवर्तकाल के बराबर, सीधी बात। इसके पूरे घूमने का जो आवर्तकाल होता है इसके आवर्तकाल के बराबर। पहले धनात्मक अर्ध चक्र में ये आधा चक्र घूमेगा, जैसे ही आधा घूमेगा पोलैरिटी बदल गई तो दूसरा आधा घूमेगा। इसका मतलब इसके एक पूरे चक्र का आवर्तकाल इसके एक पूरे चक्र के आवर्तकाल के बराबर होना चाहिए। कह दें इसका आवर्तकाल इसके आधे चक्र के आवर्तकाल का दूना होना चाहिए, बात वही है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती विभव का आवर्तकाल आवेशित कण के आधे आवर्तकाल का दूना होना चाहिए, यानी कि प्रत्यावर्ती विभवांतर का आवर्तकाल जो है आवेशित कण के आधे आवर्तकाल का दूना होना चाहिए। कहने का मतलब यही कि इसके पूरे चक्र का आवर्तकाल इसके आवर्तकाल के बराबर होना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब वही, इसका आवर्तकाल t है तो आधा आवर्तकाल हो जाएगा पाई m अपान t, मतलब ये होना चाहिए, इसका आवर्तकाल ये होना चाहिए।
आवृत्ति 1/T होता है, तो आवृत्ति क्यू भी होना चाहिए 2πm। कोणीय आवृत्ति जो होती है 2πm होती है, तो 2π कट जाएगा, है ना, क्यू भी बटे। अब इन तीनों फार्मूले से अब स्पष्ट है, ना आवर्तकाल v पे निर्भर कर रहा है, ना r पे निर्भर कर रहा है, ना आवृत्ति v पे निर्भर कर रही है, ना r पे, ना कोणीय आवृत्ति v पे, अर्थात कोणीय आवृत्ति v और r पर निर्भर नहीं करती। आवृत्ति जो होती है या कोणीय आवृत्ति v व r पर निर्भर नहीं करती। अगर निर्भर करती तो इसका वेलोसिटी बार बार बढ़ गई है और इसका पथ की रेडियस भी बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, है ना कि नहीं। अगर मान लीजिए v पर निर्भर करता है, ये भी निर्भर करता है, तो इसके घूमने की आवृत्ति भी बढ़ जाती कि नहीं बढ़ती। इसका तो आवर्तकाल फिक्स है, बदलेगा नहीं, इसका आवर्तकाल डिस्टर्ब हो जाता। जब इसका आवर्तकाल डिस्टर्ब हो जाएगा तो इससे सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। पता चला कि जब ये घूम कर यहाँ आ रहा है तो इसकी पोलैरिटी इधर प्लस होनी चाहिए, इधर माइनस, तो पता चला इधर प्लस है इधर माइनस है, वो घूम ही नहीं पाएगा, तो मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आवर्तकाल, इसके घूमने का आवर्तकाल सेम होना चाहिए, चाहे इसकी स्पीड कुछ भी हो, चाहे इसकी रेडियस कुछ भी हो। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सीमाएं और उपयोग देख लेते हैं जल्दी से। आखिरी दो डाक हेडिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक चीज़ और इस पे है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है कि मैक्स, अभी हमने देखा था कि Q² थी, V² थी, R मैक्स थी और 2m थी ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे 2 लगा था ना, बीच में देख लेना कंफ्यूजन ना हो, हाफ में लिखा हुआ था ना, फार्मूले में हाफ रहेगा नीचे, शायद हम भूल गए क्या है, देख लेना। वहाँ पे लिखा हुआ था कि K मैक्स बराबर वो हाफ mv² होता, तो v² की वैल्यू रखेंगे, यहाँ हाफ रहेगा। ठीक, शायद नहीं लिखे तो देख लेंगे, यहाँ पे 2m यही बराबर जो होता है वो 2n QV होता है। ये नोट में लिख सकते हैं इसमें, कभी कभी परीक्षा में अगर इस पर सवाल आए तो देख लेना, देखा जाए। तो जो QNV होता है वो आवेशित कण को n चक्कर करने में प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 2n QV जो है आवेशित कण को n चक्कर में प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। देखिए यहाँ पे n चक्कर करने का मतलब यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया। कहने का मतलब है कि एक चक्कर में उसको 2 बार QV ऊर्जा मिलती है, एक आधे चक्र के लिए और दूसरे आधे चक्र, क्योंकि ये 2 बार, एक चक्र में 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उसको। कहने का मतलब है कि ये प्रत्यावर्ती स्रोत से 2 बार QV मिलता है एक चक्र में। n चक्र में 2 आधा चक्र होता है ना, आधे के घूमने के लिए QV, फिर इस आधे के लिए घूमने के लिए। तो जब n चक्र करता है तो 2 बार QV मिलता है, इसलिए 2n QV मिल गया। ठीक, ये है।
अब चलते हैं हम इस साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। अब है साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। साइक्लोट्रॉन सीमाएं साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। पहली सीमाएं यह है कि इसके द्वारा न्यूट्रल मतलब जो आवेश रहित जो है पार्टिकल को त्वरित नहीं किया जा सकता। मतलब इसकी सहायता से अनावेशित कण जैसे लिख सकते हैं कि इसकी सहायता से अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि चार्ज पार्टिकल चाहिए, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक। अब दूसरी चीज है कि इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। ठीक। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को अभी इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं किया जा सकता, नीचे है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होने के कारण थोड़ी सी ही ऊर्जा पाकर इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है। और वेग अधिक हो जाता है तो इसका मास बदल जाता है। ठीक। बहुत उच्च वेग से गति करने लगता है। उच्च वेग पर इसका मास जो है बदल जाएगा थोड़ी सी ऊर्जा पे, और ये प्रत्यावर्ती स्रोत का जो टाइम पीरियड है वो दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मास चेंज होने से आवर्तकाल बदल जाता है। मास चेंज होने से आवर्तकाल क्या होता है, बदल जाता है। ठीक। तो वही चीज़ हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो उस चीज़ को भी हम बता रहे हैं कि क्यों बदल जाता है। तीसरी लाइन में थोड़ी सी ही ऊर्जा पाकर इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है और इसका मास जो है चेंज हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, जैसे इसके द्वारा मतलब इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग पर पहुंच जाता है ना। अभी क्यों होगा बता रहे हैं। साइक्लोट्रॉन इसकी सहायता से किसी आवेशित कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है ना। तब त्वरित नहीं किया जा सकता, यानी प्रकाश के वेग के बराबर त्वरित है, तब त्वरित नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उच्च वेग पर जो है इसका मास मतलब द्रव्यमान बदल जाएगा।
इसका द्रव्यमान जो है उच्च वेग पर आवेशित कणों का द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान नियत नहीं रहता। क्या है? नियत नहीं रहता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत क्या सिद्धांत के अनुसार बदल जाता है। ठीक, जिससे आवेशित कण का आवर्तकाल, जिससे सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो सापेक्षता के सिद्धांत यहाँ पे लिख सकते हैं। सिद्धांत क्या है? m बराबर v² के अनुसार बदल जाता है ना। वही बात इलेक्ट्रॉन के वेग में भी रहेगी। ठीक, क्योंकि जैसे v का मान c के बराबर होने जाएगा, इसका मास अगर बराबर हो गया तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो है उसका रेस्ट मास है जब वो स्थिर है, और ये गतिमान वेग है, मतलब वास्तविक मास है तब गति के दौरान का मास है। ये रेस्ट मास होता है और ये कौन सा मास होता है? गति के दौरान, मतलब मूवमेंट करते हुए उसका मास, जिससे आवेशित कण का आवर्तकाल प्रत्यावर्ती विभवांतर के आवर्तकाल से भिन्न हो जाएगा। काल से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। हो जाने के कारण सिस्टम काम करना बंद कर देता है, मशीन कार्य नहीं कर पाती, काम करना बंद कर देती है। ये कहते हैं रेस्ट मास। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट हो, यानी 9.1 × 10⁻⁻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 ⁻
वोल्टेज हो जाती है, मास चेंज हो जाता है। तो जानते हैं कि T बराबर होता है 2πm/qd, तो T प्रोपोर्शनल m। ये बदल जाने से घूमने इलेक्ट्रॉन के घूमने का आवर्तकाल बदल जाएगा, जबकि प्रत्यावर्ती विभवांतर का आवर्तकाल तो फिक्स रहता है। इसलिए दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वो मतलब उसको मतलब काम जो मशीन है ना वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही चीज़ इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, थोड़ी सी एनर्जी पा के बहुत हाई वेलोसिटी प्राप्त करने का, और मास बदल जाता है, उसका भी आवर्तकाल सिस्टम बिगड़ जाता है। और न्यूट्रॉन का तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इस पर चार्ज ही नहीं होता, चार्ज पार्टिकल का, और इलेक्ट्रॉन का नहीं करते, इसीलिए हमने वहाँ पे लिखा था भारी कणों का द्वारा ही इसका वर्णन किया जा सकता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका उपयोग। इसका उपयोग यूज
अब क्या है, इसका उपयोग जो है भारी कणों, इसका उपयोग जो है त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा जो है नाभिक पर बमबारी करके, इसका उपयोग त्वरित ऊर्जा कणों द्वारा, त्वरित ऊर्जा युक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय क्रियाओं को, नाभिक पर बमबारी करके नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन करने में किया जाता है, अध्ययन करने में किया जाता है। मतलब हाई वेलोसिटी के कण का से नाभिक, किसी भी भारी कण होते हैं उसके नाभिक पर इसका बमबारी करके उसके नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसका नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसका उपयोग ठोस जो होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको अन्य उपयोग के लिए क्या होता है, दूसरा उपयोग कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके भीतर आयन जो होते हैं, आयन को प्रत्यारोपित किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ में कोई धातु है तो उसका, या कोई ऐसा पदार्थ है जैसे अर्धचालक है, अर्धचालक के अंदर डोपिंग की जाती है, तो इसीलिए ठोस पदार्थों में आयनों का प्रत्यारोपण करके उसके गुणों का उपयोग किया जाता है, सुधार करने के लिए, नए पदार्थों को संश्लेषित करने में किया जाता है। तो दूसरा लिखेंगे कि इसका उपयोग ठोसों में, इसका उपयोग ठोसों में आयनों को प्रत्यारोपित करके, आयनों को प्रत्यारोपित करके उनके गुणों में सुधार करने के लिए, उनके गुणों में सुधार करने के लिए तथा नए पदार्थों को संश्लेषित करने में किया जाता है, तो संश्लेषित करने में किया जाता है। तीसरा, इसकी सहायता से न्यूट्रॉन उत्पन्न किए जाते हैं, इसका उपयोग न्यूट्रॉन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। योग जो है न्यूट्रॉन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में जिसका उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है। तो नाभिकीय क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे ठोसों के गुणों में सुधार करने के लिए, नए पदार्थों को संश्लेषित करने में, यानी ठोस में आयनों को प्रत्यारोपित करने में कर करके उनके गुण को सुधारा जाता है, मतलब किसी लायक नहीं है तो उनको लायक बनाया जाता है। न्यूट्रॉन उत्पन्न कर करके इसको परमाणु भट्ठी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉनों का उपयोग होता है, न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है।
मतलब खास करके न्यूक्लियस जो होते हैं, रिएक्शन जो होते हैं, उनमें ही इसका ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि हाई वेलोसिटी के जो कण होते हैं वो किसी पदार्थ के न्यूक्लियस तक तभी पहुंच सकते हैं जब हाई वेलोसिटी के, तो उसे बमबारी करके न्यूक्लियस तक पहुंचाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है। हाँ, एक चीज़ और किया जा सकता है कि इसका उपयोग जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी समस्थानिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक भी चीज़ कर सकते हैं कि इसका उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आइसोटोप मतलब जिसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप समस्थानिक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ भी नाभिक का रोग होता है, नाभिकी संबंधित रोग होता है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाभिक तक अगर हमें किसी तोड़ना है या उस तक पहुँचा के कोई रिएक्शन कराना है तो हमें हाई वेलोसिटी के आवेशित कण चाहिए, चाहे कोई भी। समस्थानिक है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हर पदार्थ के दो दो समस्थानिक है, उससे प्राप्त करने में, उसको गुणों का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये उनके उपयोग थे, वो लिमिटेशन थी और वो सारी चीज़ें एक में आ गई। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा का ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। और ये बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इसको बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू very much।